गुड आफ्टरनून ऑल्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, जो हमारे लिविंग सेल्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस में होता है उसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और जो सेल्स के न्यूक्लियस में पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो हमारी हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इनसे मिलकर बना होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मींस न्यूक्लिक एसिड हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। जनरली अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो टाइप का होता है, जिसमें हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएनए लिख देते हैं, और सेकंड इज राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो यहां से इसका प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बनती है। द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स which are made up of proteins and another types of biomolecules called nucleic acids। means जो किसी भी सेल का न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल होता है वो जनरली प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन सबसे मिलकर बना होता है, उसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दे आर ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा है, जो हमारी प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। मीन्स जो भी जितनी भी हमारी प्रोटीन होती है वो सभी अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होती है। ऐसे ही हमारा न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है? जनरली दो टाइप का होता है। सबसे पहला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे पहला हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं, और फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड सेकंड इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकंड हमारा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएनए लिखते हैं। अब ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। अब हमने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड को लिया और न्यूक्लिक एसिड का हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया। तो न्यूक्लिक एसिड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें तीन मेन कंपोनेंट मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस हेट्रोसाइक्लिक बेस। सबसे पहला जो हमें मिला पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर क्या होती है? पेंटोस शुगर हमारी एक ऐसी शुगर होती है जो 5 मेंबर्ड रिंग उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मींस 5 सदस्यों की एक साइकिल होती है जो शुगर के सिमिलर, जिसकी प्रॉपर्टी शुगर के सिमिलर होती है, इसीलिए हम उसको पेंटोस शुगर कहते हैं। एंड सेकंड इज एसिडिक मॉलिक्यूल नॉन एज फॉस्फोरिक एसिड। एक सेकंड मिलता है हमें फॉस्फोरिक एसिड जिसका नेचर एसिडिक होता है। और थर्ड हमें मिलता है नाइट्रोजीनियस हेट्रोसाइक्लिक बेस। एक हमें बेस मिलता है जो नाइट्रोजन का बेस होता है, लेकिन इसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक होता है। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स होता है कि इसमें एक साइकिल बनी होती है जो मोर देन, जिसको दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलकर बनाते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन के हेट्रोसाइक्लिक बेस की बात करें तो ये जनरली कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है। तो ये हमारा हो गया नाइट्रोजीनियस हेट्रोसाइक्लिक बेस। अब हम इनको आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमने लिख लिया फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। नाम से पता लग रहा है कि ये एसिड है। इस एसिड की वजह से न्यूक्लिक एसिड का नेचर भी एसिडिक हो जाता है। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3PO4 होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए तो इसमें ये ऑक्सो कंपाउंड होते हैं, इनके अंदर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। सबसे पहले आप ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच डबल बॉन्ड और लगाकर लिख दें। अब बाकी आपके हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन बचती है उन सभी को आप सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। आप सभी जानते हैं इस केस में फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे
फॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब आगे हम इसको और भी डिस्कस करेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाता है और कौन सा पार्टिकल, कौन सा ग्रुप इसमें बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। एंड नेक्स्ट इज हमारा आ जाता है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर क्या होती है? अब हम बात करते हैं पेंटोस शुगर। ये तो हमें पता चल गया है कि पेंटोस शुगर वो शुगर होती है जिसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होता है, उसी को हम पेंटोस शुगर कहते हैं। बोथ डीएनए एंड आरएनए हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटोस शुगर। डीएनए और आरएनए में दोनों में एक पेंटोस शुगर जरूर होती है, लेकिन दोनों अलग अलग होती है। सबसे पहले हम बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये वो शुगर होती है जो हमें डीएनए में मिलती है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? एक 5 मेंबर्ड आप स्ट्रक्चर बनाए, जैसा कि आपने फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया था। अब इसमें पहले कार्बन के पास OH सिंगल बॉन्ड H। बीटा D2 हमने इसलिए कहा है क्योंकि सेकंड कार्बन के पास कोई भी OH ग्रुप नहीं है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इसका स्पेसिफिक नेम हो जाता है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर। और थर्ड कार्बन के पास OH नीचे की साइड और फोर्थ कार्बन के पास HO और ऊपर CH2OH। अगर हम इसमें काउंटिंग करें तो काउंटिंग 1 2 3 4 5, या आप इसको डैश लगाकर भी काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी काउंटिंग हमें आगे जब ये मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा तब भी करनी पड़ेगी। और इसकी बात करें बीटा डी राइबोस, यहाँ पे 2 नहीं आया क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्बन के पास OH ग्रुप है। 1 2 3 4 5। और ये बीटा डी राइबोस शुगर हमें आरएनए के अंदर मिलती है, और बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर हमें डीएनए में मिलती है। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है कि डीएनए के अंदर कौन सी शुगर मिलती है, विच शुगर इज फाउंड इन डीएनए, तो तब आपका आंसर होगा बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर। और ऐसे ही आरएनए का भी पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों आपको लर्न होने चाहिए। अब थर्ड पार्ट हमारा बचता है बेस, नाइट्रोजीनियस बेस। मीन्स जो बेस हो, और बेस किसकी वजह से हो? नाइट्रोजन की वजह से, इसलिए हम इसको कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। अब ये क्या होता है? 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर 2 टाइप का नाइट्रोजीनियस बेस हमें मिलता है। पहला टाइप पिरिमिडीन बेस, सेकेंड टाइप इज प्यूरिन बेस। अब ये दोनों बेस अलग अलग है, क्यों? क्योंकि इन दोनों की स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है, इसलिए ये दोनों बेस अलग अलग होते हैं, और हम कह देते हैं कि 2 टाइप के बेस है जो न्यूक्लिक एसिड में हमें मिलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पिरिमिडीन बेसिस की। पिरिमिडीन बेसिस क्या होते हैं? दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक पिरिमिडीन C4H4N2। ये इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मीन्स जो पिरिमिडीन वाले बेस होंगे वो सब पिरिडीन के डेरिवेटिव्स होंगे। अब इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहला हमारा थाइमीन आता है, यूरेसिल आता है, ग्वानिन आता है, एडेनिन आता है। ये 4 होते हैं। इन चारों के स्ट्रक्चर अब हम बना लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको इसमें कुछ बेसिस मिलते हैं, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन। अब इन सब को इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, एक पिरिमिडीन और सेकंड प्यूरिन। अगर हम बात करें पिरिमिडीन मैंने बताया आपको, ये सारे जो हमारे 3 बेसिस होते हैं, एक साइटोसिन, एक थायमिन और एक यूरेसिल। ये तीनों डेरिवेटिव होते हैं पिरिमिडीन के। सबसे पहले हम साइटोसिन का केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ का हाइड्रोजन NH2 से रिप्लेस हो गया और यहाँ वाला कार्बन के पास एक ऑक्सीजन जुड़ गया, ये फॉर्मूला बन जाता है साइटोसिन। ये है हमारा पिरिमिडीन का डेरिवेटिव। सेकंड थायमिन और यूरेसिल, ये भी दोनों पिरिमिडीन के ही डेरिवेटिव होते हैं। थायमिन के स्ट्रक्चर में क्या होगा? जहां पर CNH2 है यहां पर तो आ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप CO, और ये हाइड्रोजन एटम मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा और बाकी सब रहेगा एज इट इज। और इस बॉन्ड की वजह से इसके पास भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है इसके अंदर। NH हो गया तो ये थायमिन बन गया। और बात करें हम यूरेसिल की, यूरेसिल और इसके स्ट्रक्चर, इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ का CH3 हट गया और इसकी जगह वापस क्या लग गया? हाइड्रोजन। बाकी आप देखते हैं सब सिमिलर है।
तो ये हमारा साइटोसिन का केमिकल फॉर्मूला हो गया, ये थायमिन का हो गया, ये हमारा यूरेसिल का हो गया, और ये तीनों डेरिवेटिव होते हैं pyrimidine के। अब सेकंड हमारा आ जाता है प्यूरिन। प्यूरिन बेसिस क्या होते हैं? दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन, ये प्यूरिन के ही डेरिवेटिव होते हैं। अगर हम प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? प्यूरिन का केमिकल स्ट्रक्चर ये होता है। अब हम ये देखते हैं, इसके अंदर दो रिंग जुड़े हुए हैं, दोनों, एक रिंग 6 मेंबर्ड है, दूसरा रिंग आपका 5 मेंबर्ड है, दोनों जुड़कर एक प्यूरिन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैं बात करूं कि प्यूरिन बना कैसे, एक तो pyridine प्लस इमिडाजोल रिंग, ये जो रिंग है इसको हम इमिडाजोल रिंग बोलते हैं, और ये पहले वाला रिंग हमारा होता है pyrimidine रिंग, और सेकंड इज इमिडाजोल रिंग। इन दोनों से जो नया रिंग बनता है उसको हम प्यूरिन रिंग कहते हैं, और ये एक बेस की तरह रिएक्ट करता है। आप सभी देखते हैं सभी बेसिस की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये सभी बेसिस हमारे बेस की तरह ही रिएक्ट करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। अब हम प्यूरिन के बेसिस देख लेते हैं। प्यूरिन के बेसिस ये तो हमने देख लिया कि प्यूरिन का स्ट्रक्चर हमारा कैसे बना। प्यूरिन का स्ट्रक्चर pyrimidine प्लस इमिडाजोल रिंग, इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों को जोड़कर प्यूरिन रिंग बना। अब इसके दो बेसिस हमारे पास आते हैं, एक ग्वानिन, ग्वानिन को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एडिनिन जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ग्वानिन का स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है। इसमें ये कार्बन है, ये यहाँ से डबल बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया और ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ में चेंज हो गया। बाकी ये कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन एटम NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो गया। बाकी ये सेम रहा, फिर आगे भी सारा सेम रहा। अगर हम बात करें एडेनिन की, तो एडेनिन में और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप हमारा है और यहाँ पर क्या आ गया? NH2 ग्रुप, और यहाँ पे ये NH2 ग्रुप था, ये रिप्लेस हो गया वापस हाइड्रोजन से। अब ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है एडेनिन से। तो पहला ग्वानिन और सेकंड एडेनिन। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो pyrimidine है उसके हमारे पास 3 बेस है, एक साइटोसिन, थायमिन और एक यूरेसिल। यूरेसिल को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन को कैपिटल टी से, साइटोसिन को कैपिटल सी से। और जो प्यूरिन बेस होते हैं, प्यूरिन बेस के हमारे पास 2 बेस होते हैं, एक ग्वानिन और सेकंड एडेनिन। ग्वानिन का स्ट्रक्चर हमारा ये रहा, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एडेनिन को कैपिटल ए से। तो ये हमारा इतना बेसिस हो गया। अब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा डीएनए में मिलता है और कौन सा हमें आरएनए में मिलता है। अगर हम बात करें डीएनए, तो डीएनए में हमने बनाया कैट जी, CAT डैश लगा के हमने जी लिख दिया। ये कोई जरूरी नहीं, आप विदाउट स्पेस भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने एक ऐसे ही इसकी कैट जी की ट्रिक बनाई है। कैट बिल्ली को कहते हैं जी, बिल्ली के रेस्पेक्ट में हमने जी लगा दिया। तो अब ये देखिए, सी का मतलब यहाँ पर है साइटोसिन, ए का मतलब यहाँ पे एडिनिन, और टी का मतलब यहाँ पर थायमिन, और जी का मतलब ग्वानिन। ये इसके 4 बेसिस हो गए, और प्लस इसके अंदर एक पेंटोस शुगर होती है जिसको हम बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। और अगर हम बात करें आरएनए की, तो यहाँ पे आपको सेम लिखना है, बस टी की जगह, आरएनए में टी की जगह, टी मीन्स थायमिन के जगह यूरेसिल आ जाएगा। बाकी 3 सेम रहेंगे, और फोर्थ कौन सा चेंज हो गया? थायमिन। थायमिन की जगह क्या आ गया? यूरेसिल, जिसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर पेंटोस शुगर कौन सी होती है? बीटा डी राइबोज। बीटा डी राइबोज इसकी शुगर होती है। तो ये यहां से ध्यान रहे, पूछ लेता है कि डीएनए के अंदर कौन से 4 बेसिस हमें मिलते हैं, तो तब आपको याद रखना है कैट जी, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन। और अगर पूछ ले आरएनए के अंदर कौन से बेसिस हमें मिलते हैं, तो साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। और शुगर इनके साथ मैंने लिखी हुई है, डीएनए के अंदर बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज मिलती है, और आरएनए के अंदर हमें बीटा डी राइबोज शुगर मिलती है। यहां तक ये आपको याद रहे। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास एक पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कोई बेस जुड़ जाता है। जो हमारी पेंटोस शुगर होती है उसकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कोई बेस जुड़ जाता है, तो सबसे पहले हमें एक यूनिट मिलती है जिसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड की 5th पोजीशन के पास फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, तो तब हमें
न्यूक्लियोटाइड मिलता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है, न्यूक्लियोटाइड। अब हम देख लेते हैं, ए यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ a base to one dash position of pentose sugar is known as nucleoside. When phosphoric acid attached to fifth dash position of nucleoside sugar, we get nucleotide. Means ये हमारे पास एक पेंटोस सुगर है, इसके अंदर हमने जो काउंटिंग की है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, इसको हमने डैश लगाकर क्यों किया, क्योंकि हमने देखा है बेस के अंदर भी हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पहले से काउंटिंग होती है, हम 1 2 3 4 5 इस हिसाब से हम बेस के अंदर काउंटिंग करते हैं। तो इस पेंटोस सुगर के अंदर हमें काउंटिंग इससे कुछ डिफरेंट करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने इसके ऊपर डैश लगा दिया, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, ये डैश लगाकर हमने कर दी है। और बेस को हमने 1 2 3 लगाकर पहले से ही ऑलरेडी की हुई है, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी दिखाने की, तो इसलिए हमने पेंटोस सुगर की काउंटिंग को डैश लगाकर रिप्रेजेंट किया। तो इसकी पहली पोजीशन के ऊपर एक बेस जुड़ गया, बेस कोई भी हो सकता है, अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। अभी हमने बेस देखा है, हमारे पास 4 बेस थे, तो चारों में से चाहिए ग्लूकोज चाहिए शुगर डीएनए के या फिर आरएनए के, इनमें से एक फर्स्ट पोजीशन पर कोई बेस जुड़ गया तो हमें एक न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर हमें मिल गया। अब इसी न्यूक्लियोसाइड की 5th पोजीशन के पास अगर हमारा फॉस्फोरिक एसिड, तो इसकी जो 5th डैश पोजीशन है, इसके पास जो OH ग्रुप है और जो फॉस्फोरिक एसिड है इसके पास भी OH ग्रुप है, इन दोनों से एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बच जाएगा। ये एक ऑक्सीजन एटम इस कार्बन को और इस फॉस्फोरस को दोनों को जोड़ देगा, जिसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये इसको कहते हैं हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड हम उसे कहते हैं जब एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन एटम होते हैं, तो इसको एस्टर बॉन्ड कहते हैं। बट यहाँ पे एक साइड फॉस्फोरस आ गया है, इसलिए इसको हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया, जिसकी फर्स्ट डैश पोजीशन के ऊपर एक बेस जुड़ा हुआ है और 5th डैश पोजीशन के पास एक फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया, जिसकी वजह से हमें एक यूनिट मिल गई न्यूक्लियोटाइड की। अब हमें पता है कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो इस न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर होता है। अब देखो, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, मीन्स ये सभी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ी होती है, फॉर्म्ड बिटवीन, और वो बॉन्ड बनता है 5th डैश एंड 3 डैश कार्बन एटम्स ऑफ पेंटोस शुगर। ये जो पेंटोस शुगर होती है, ये इसका जो बॉन्ड बनता है ये 5th डैश एंड 3 डैश कार्बन के बीच बनता है। अब हम इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे बनता है। अब इसमें हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम न्यूक्लियोटाइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, एक ये रहा हमारा, दूसरा ये रहा। अगर यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन है तो फॉस्फोरिक हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फॉस्फेट हो जाएगा। ऐसे ही ये माइनस, मैंने यहाँ पे OH ग्रुप लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ एक न्यू बॉन्ड बनाना है जिसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। अभी देखिए आप बॉन्ड कैसे बन जाएगा, यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दें, OH ग्रुप इसका और हाइड्रोजन इसका, या फिर आप OH ग्रुप यहाँ से निकाल दे और हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दे, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब यहाँ से H2O बाहर हो गया, -H2O, तो ये सेम रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब ये वाला कार्बन किससे जुड़ गया, इस ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस से। इस पी के पास क्या है, डबल बॉन्ड, आप इसको चाहे इस साइड लिख लीजिए इस साइड लिख लीजिए, एक ही बात होती है। फिर नीचे O माइनस, ये मैंने बराबर वाला लिख दिया। फिर ये फॉस्फोरस किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, मैंने ऑक्सीजन से जोड़ दिया। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से, ये CH2 आ गया। फिर इसके बाद सेम स्ट्रक्चर ये आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट होती है वो आपस में, ये हमारी 3 डैश पोजीशन है और ये हमारी 5th डैश पोजीशन है, इन दोनों के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं और इसी से सभी न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। अब हम इसको कह सकते हैं, अब इसकी एक सिंपल फॉर्म बनाते हैं।
सिंपल फॉर्म ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज, इसकी सिंपल चेन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एक शुगर होती है, शुगर से क्या जुड़ जाता है, एक बेस। शुगर से बेस जब जुड़ जाता है तो इस यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब इससे फॉस्फेट भी जुड़ जाता है, ये पूरी बन जाती है न्यूक्लियोटाइड। फिर इस फॉस्फेट से हम वापस आगे देखते हैं, शुगर जुड़ जाएगी, शुगर के पास बेस होगा, फिर शुगर से फॉस्फेट, फॉस्फेट से शुगर, शुगर से बेस, फिर इसके पास फॉस्फेट, शुगर, बेस। तो हम बार बार इसमें देखते हैं कि शुगर, बेस, फॉस्फेट, ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। तो हम इसमें एन टाइम लगाकर ये कह सकते हैं कि इस चेन के अंदर ये यूनिट एन टाइम रिपीट हो रही है। और आप देख भी सकते हैं, शुगर, शुगर के पास बेस, फिर ये फॉस्फेट, फॉस्फेट से फिर कौन सी क्या जुड़ गई, शुगर, शुगर से बेस, अब नेक्स्ट इसके बाद फिर फॉस्फेट, यहाँ नीचे बॉन्ड बन जाएगा, फिर उसके बाद फिर शुगर, बेस, फॉस्फेट, शुगर, बेस। ये सीक्वेंस ऐसे ही चलती रहेगी। इस टाइप से हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको हम कल डिस्कस करेंगे।